नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश विशेष। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। मंदी एक ऐसा शब्द जिसे सुनकर ही हम और आप फिक्रमंद हो जाते हैं, फिक्र में डूबने लगते हैं। हमें यह डर सताने लगता है कि क्या हमारी नौकरियां, हमारा बिजनेस बरकरार रह पाएंगे। मंदी की मार से क्या हम संभल पाएंगे। एक बार फिर मंदी का हर तरफ शोर सुनाई देने लगा है। सुबह उठिए तो आपको मंदी से जुड़ी आशंकाओं पे दिग्गजों की कमेंट्री नजर आती है। लेकिन भारत की बात करें तो मंदी फिलहाल बेअसर साबित हो रही है। हालांकि ये अभी आशंका भर है, लेकिन उसके बावजूद इस नेगेटिव सेंटिमेंट का भारत पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ रहा है और इसकी ढेर सारी वजह हैं। पहले फैक्टर्स की बात कर लेते हैं। दरअसल कोरोना और फिर रूस यूक्रेन युद्ध का खींचना, सप्लाई चेन में बाधा, ये सारी वो दिक्कतें थीं कि किसी भी इकॉनमी को झटके दे सकती थी। लेकिन भारत इसमें कैसे बचा रहा, भारत के लिए वो कौन कौन से फैक्टर रहे जो शॉक ऑब्जर्वर का काम करते रहे। मंदी यानी किसी भी चीज का लंबे समय के लिए बंद या सुस्त पड़ जाना, भारत के लिहाज से आखिर इसका इकॉनमी पर नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों नहीं पड़ा। जबकि कमेंटेटर्स जो तमाम दिग्गज हैं वो तमाम बार बार यही कह रहे हैं कि जो ये आर्थिक मंदी है उसका भारत पर बहुत ज़्यादा लंबे समय तक असर नहीं पड़ने वाला। लंबे समय तक जब देश की इकॉनमी धीमी और सुस्त पड़ जाती है तब स्थिति को आर्थिक मंदी के रूप में जाना जाता है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारतीय इकॉनमी भी मंदी की चपेट में आएगी। फिलहाल इसका जवाब नहीं है। जैसा हमने आपको बताया, किसी देश को मंदी से निकालने के लिए सबसे पहले उसकी इकॉनमी में निवेश बढ़ाने की आवश्यकता होती है। उस लिहाज से आखिर क्या काम हो रहा है। अगर निवेश बढ़ता है तो रोजगार पैदा होता है। रोजगार के मोर्चे पर हमारी तैयारी कितनी है। लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ये एक तरह से कहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग और बाकी सभी चीज़ों के लिए बेहद आवश्यक है। इन सब के बीच नीति आयोग के पूर्व अध्यक्ष राजीव कुमार ने कहा है कि जो आशंकाएं हैं मंदी की, उसमें भारत इससे अछूता रहेगा। उन्होंने कहा कि अनिश्चितता तो है, वैश्विक हालातों से भारतीय इकॉनमी प्रभावित तो होगी, लेकिन 2023-24 यानी अगले वित्त वर्ष में भारतीय इकॉनमी 6 से 7% की दर से बढ़ेगी। और ये जो प्रोजेक्शन है ये एक आशावादी सोच लेकर आता है। और इन्हीं सब पहलुओं पर हम आज चर्चा करने वाले हैं और अलग अलग पहलुओं पर बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले जरा नजर डाल लेते हैं कि आखिर जो मंदी है वो है क्या चीज। आखिर इस मंदी के क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इस पर सबसे पहले ग्राफिक्स के जरिए नजर डालते हैं। तो मंदी के जो संकेत हैं वो किसी भी इकॉनमी में लगातार अर्थव्यवस्था में जीडीपी का गिरना सबसे पहला संकेत होता है मंदी के आने का। महंगाई और बेरोजगारी जब तेजी से बढ़ने लगे तो ये मंदी की आशंका के एक तरह के संकेत होते हैं। लोगों की आमदनी इससे प्रभावित होती है, उसमें गिरावट आनी शुरू हो जाती है और लंबे समय तक जब लोगों की परचेजिंग पावर इफेक्ट होती है तो मंदी के संकेत हैं। और शेयर बाजार में लगातार गिरावट आना भी मंदी के संकेतों में से प्रमुख माना जाता है। अब मंदी और महंगाई ये दोनों जो है इनका नाता क्या है। तो दुनिया के कई देशों पर इस वक्त आप सुन ही रहे हैं कि महंगाई की मार पड़ी हुई है और कोरोना, लॉकडाउन, रूस यूक्रेन युद्ध से, जैसा हमने आपको बताया, सप्लाई चेन में बाधा आई और इसकी वजह से बेतहाशा महंगाई बढ़ने लगी। सप्लाई चेन रुकने से वैश्विक स्तर पर मंदी की आहट और महंगाई की जो डर था वो सामने आने लगी और बढ़ती महंगाई कम करने के लिए बैंकों ने ब्याज दरें बढ़ानी शुरू कर दी। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स हैं, उन्होंने ब्याज दरें बढ़ाना शुरू किया। बढ़ती ब्याज दरों ने आर्थिक गतिविधियों में रुकावट पैदा की और कहा जाता है कि एक तरह की जब लगातार ब्याज दरें बढ़ती हैं तो डिमांड में भी कमी आती है। और यही वजह है कि जब जब मंदी आई है तब जो है वो ये बहुत बड़े फैक्टर्स रहे हैं ये सारे, जिसकी वजह से मंदी की आशंका ने लोगों को घेरा है। और इसी पर हम अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मदन सबनवी साहब हैं, चीफ इकोनॉमिस्ट बैंक ऑफ बड़ौदा से। बहुत बहुत स्वागत मदन सर आपका। इसके साथ ही जाने माने एनर्जी एक्सपर्ट और आर्थिक मामलों के जानकार नरेंद्र तनेजा साहब भी हमारे साथ हैं। नरेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। सबसे पहले मदन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। हम देख रहे हैं कि
पूरी दुनिया में एक तरह का स्लो डाउन नजर आ रहा है। हम अखबार खोलते हैं, हम खबरें देख रहे हैं, हम देख रहे हैं यूरोप हो, यूके हो, चीन, बड़े बड़े दिग्गज मंदी के आने की चेतावनी दे रहे हैं। क्या भारत को फिलहाल इन चेतावनियों से डरने की आवश्यकता है या नहीं, या हम वाकई अपनी इकॉनमी में स्थिरता के संकेत अलग अलग मोर्चों पर देना शुरू कर चुके हैं? हम ये डिफरेंशिएट करना चाहिए जो रियल इकोनॉमी है और जो फाइनेंशियल इकोनॉमी है। रियल इकोनॉमी अगर हम देखेंगे, जैसे कि आपने बोला है कि आज हम बोल रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी 7%, 7% का ग्रोथ रजिस्टर करेंगे, लेकिन इसमें ये इम्प्लिसिट है कि तीसरा और चौथे क्वार्टर्स में, जैसे कि अगर हम आरबीआई के एस्टिमेट्स पे जाएंगे, देयर इज गोइंग टू बी अ स्लो डाउन इन द थर्ड एंड फोर्थ क्वार्टर्स। नाउ जो एडवांटेज हमारे पास है यही है कि हम एक डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी है और हमारा जो डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट्स पे वो कम है। इसी की वजह से जब वेस्टर्न वर्ल्ड में रिसेशन या स्लो डाउन हम बोल रहे हैं, इंडिया हैज नॉट बीन इम्पैक्टेड दैट मच। तो यही तो पॉजिटिव फैक्टर है जिसके लिए हम ये भी काफी कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि अगले साल में भी हमारा ग्रोथ 6% से ज्यादा रहेगा। लेकिन जो फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वहां पे जो भी इन्फ्लुएंस, जो भी इम्पैक्ट हुआ, दैट हैज बीन वेरी क्लियर। जैसे कि हमने देखा है कि फरवरी से ही वी हैव सीन दैट द करेंसी हैज बीन अंडर प्रेशर। जो भी फेडरल रिजर्व करते हैं वहां पे, इफ दे आर इंक्रीजिंग रेट्स, इट बिकम्स नेसेसरी फाइनली फॉर आरबीआई आल्सो टू इंक्रीज रेट्स। जैसे कि क्वांटिटेटिव टाइटनिंग जो हो रहा है वेस्ट में, उसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो भी एफपीआई फ्लोस है काफी वॉलेटाइल हो गए हैं। तो मॉनेटरी साइड पे जो भी इफेक्ट हो रहा है वो तो डेफिनेटली 1-to-1 कोरिलेशन है, लेकिन जो रियल इकोनॉमी में है, बिकॉज वी आर डोमेस्टिक ओरिएंटेड इकोनॉमी, ये तो इनहेरेंट स्ट्रेंथ हमें देता है, इतना कॉन्फिडेंस देता है कि वी विल प्रॉब्ली बी डीकपल्ड। बट ये नहीं कि अगर हम बोल रहे हैं कि वी वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स जो हमारे भविष्य में हम अटेम्प्ट करेंगे, इन दैट केस आई थिंक वी विल नॉट बी इंसुलेटेड फ्रॉम दीज काइंड ऑफ चेंजेस व्हिच आर टेकिंग प्लेस इन द वेस्ट। बिल्कुल, बहुत बहुत बेहतर विश्लेषण मदन सर। और कहीं ना कहीं जो बात समझनी है वो यही है कि जो भी फैक्टर्स हैं, जो भी मंदी की आशंका के जो भी फैक्टर्स हैं, वो हमें बहुत साफ साफ नज़र आ रहे हैं और यही वजह है कि उन्हें टैकल करना आसान हो रहा है। नरेंद्र जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। एक तरफ हम क्रूड में नरमी साफ तौर पर देख रहे हैं और दूसरी ओर हम देखते हैं कि जिस तरह से भारत जो है वो एक ऐसी ज़मीन बन चुका है जो एक मौके के तौर पर देखा जा रहा है। लेकिन जब ग्लोबल मंदी की आशंका घिरती है, एक सेंटिमेंट पर असर पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चाहे भारत में दिग्गज कमेंट्री कर रहे हों, विदेशों में दिग्गज कमेंट्री कर रहे हों, वो सभी बार बार एक चीज़ का जिक्र कर रहे हैं कि भारत पर मंदी का असर तो पड़ेगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कोर तक नुकसान पहुंचाएगा, ये ऐसा नहीं है। आप किन चीजों को फैक्टर देख रहे हैं और ये क्या वाकई आपदा में अवसर वाली सिचुएशन है हमारे लिए? अच्छा, आपने देखिए प्रश्न किया, दो पहलू हैं इसके, एक तो एक्सटर्नल और एक इंटरनल। अगर आप एक्सटर्नल को देखते हैं, उसमें क्या वजह है कि जिसलिए पूरी दुनिया के अंदर मंदी की बात शुरू हुई। यूक्रेन, कोविड तो था ही था, लेकिन यूक्रेन का युद्ध और जिस हिसाब से सैंक्शंस लगाई गई चारों तरफ रूस के ऊपर, रूस के साथ साथ कुछ अन्य देशों पे भी उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको लेकर के, और साथ में ये देखा गया कि भाई किस तरह से खासतौर से यूरोप की अर्थव्यवस्था पे उसका आने वाले समय में असर पड़ेगा। तो ये होने लगा कि पूरा यूरोप और खासतौर से ब्रिटेन और जर्मनी, ये सब जो है ये मंदी में चले जाएंगे। कुछ लोगों का कहना था शैलो रिसेशन होगा या मंदी होगी, कुछ का था कि डीप होगा, मतलब गहरा होगा, यानी ज्यादा नुकसान होगा। अमेरिका को लेकर यही बात हुई थी। अमेरिका के चुनाव में ये बहुत बड़ा विषय था कि भाई मंदी हो रही है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक तरीके से अर्थव्यवस्था को नहीं चलाया, लेकिन उसके बावजूद जो बाइडेन साहब की डेमोक्रेटिक पार्टी है उसने चुनाव में अच्छे परिणाम दिए। तो लोगों को लगा ठीक है थोड़ा सा मंदी हो रही है, लेकिन ज्यादातर लोगों का ये मानना था, लोगों का, उपभोक्ताओं का, कि बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी। इसीलिए उन्होंने जो है बाइडेन की पॉलिसीज को सपोर्ट किया। हमने इंग्लैंड में देखा किस तरह से वो अपनी अर्थव्यवस्था को जो है, जो भी कदम उठाने की आवश्यकता है वहां के प्रधानमंत्री ब्रिटेन के उठा रहे हैं। जर्मनी भी यही कर रहा है, फ्रांस भी यही कर रहा है। तो मेरा अपना मानना है कि अभी तक जो संकेत है
और खासतौर से तेल और गैस को लेकर के इन्होंने प्रतिबंध लगाए थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं सेकंड थॉट आई है कि रूसी तेल को बाजार में आने दिया जा रहा है। भारत के ऊपर अंकुश लगाने की बात थी। अब अमेरिका की जो एक मंत्री उन्होंने कहा कि जो वित्त मंत्री उन्होंने ये कहा कि नहीं, भारत रूस से तेल खरीदा है, इसमें बहुत ज्यादा अमेरिका को परेशानी नहीं है। कुल मिला के उन्हें समझ में आ रहा है अगर रूसी तेल बाजार से गायब होगा तो पूरी अर्थव्यवस्था के ऊपर, पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पे उसका काफी प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो उसको कोर्स करेक्शन हो रहा है, उसको सैंक्शंस को वापस नहीं लिया जाएगा, लेकिन अगर जो तेल बाजार में आना है उसको आने दिया जा रहा है, क्योंकि देखा गया है कि उसके परिणाम क्या उसके। मुझे लगता है ये जो यूरोप अमेरिका में जो मंदी, ये शैलो होगी। मुझे आज की तारीख में, कल क्या होता है कहना मुश्किल, लेकिन आज जो सच्चाई है, मुझे नहीं लगता है कि वो कोई बहुत गहरी मंदी आने वाली है। वो एक सतही जो है मंदी होगी, उससे नुकसान होगा पूरी दुनिया को, उनको भी होगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा हो जाए, क्योंकि वो सतही होगी। भारत जो कुल मिलाकर के, जैसा मदन जी ने भी कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो जो हमारी घरेलू मांग है उसको लेकर के ओरिएंटेड ज्यादा है। अभी चाइना या अन्य पश्चिमी देशों की तरह बहुत ज्यादा जो है वो ग्लोबल इकोनॉमी इंटीग्रेटेड है, लेकिन 100% नहीं है। अभी भी मुख्यतः हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो घरेलू है। तो और सरकार की नीतियां लगातार के 24/7 सरकार जहां जहां कोर्स करेक्शन है, कोर्स करेक्शन कर रही है, जिससे कि मंदी जो आ सकती है या बड़ी मंदी आ सकती है उसको देखा जाए। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमको बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। हेडलाइन बन रही है, पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, लेकिन जहां तक भारत का प्रश्न है, मुझे लगता है दुनिया की जो बड़ी जितनी भी अर्थव्यवस्था है उसमें भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो बेहतर इक्विप्ड है, वो हर तरीके से तैयार है कि ऐसा कुछ होगा तो उसको वो बर्दाश्त कर सकती है। और आम भारतीय उपभोक्ता जो है और आम भारतीय अर्थव्यवस्था जो है उसको कोई बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचेगी, अगर ये मान के हम चल रहे हैं कि दुनिया में जो मंदी आएगी वो सतही होगी, मतलब बहुत ज्यादा गहरी नहीं, शैलो होगी वो। और मेरा मानना है वो शैलो ही होगी। तो इसलिए भारत में चिंता का विषय तो रहेगा, क्योंकि अर्थव्यवस्था का दुनिया में कहीं भी होता है हम पे असर पड़ता है, हमारे एक्सपोर्ट पे असर पड़ सकता है, खासतौर से हमारे सॉफ्टवेयर के एक्सपोर्ट पे असर पड़ सकता है। पूंजी जो है वो कहीं और देशों में जा सकती है, क्योंकि वहां इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ते हैं तो चुनौतियां तो हमारे पास होंगी, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। जो सरकार अभी 24/7 जो है वो एक्शन लेती जाती है, सरकार को जागरूक रहना पड़ेगा। और अगर सरकार जागरूक रहती है, तुरंत जो आवश्यकता है वो कदम उठाती है, और राज्य सरकारें भी वैसा करती हैं, तो मुझे लगता है परेशानी तो थोड़ी बहुत होती है जब भी मंदी आती है, लेकिन हम लोग चिंतित होने की आवश्यकता होगी, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत ठीक बात आपने कही कि एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव भी, और जो नज़र आ रहा है उसमें ये साफ नज़र आ रहा है कि ये जो मंदी है उतनी ज़्यादा असरदार नहीं होगी। हालांकि चिंताएं भले ही बनी हुई हैं, लेकिन भारत के लिहाज से बहुत ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ये सही बात है कि हेडलाइंस बनती रहेंगी, लेकिन इसमें देखना होगा कि हमारी तैयारी कितनी है। मदन जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा। मंदी से अलग हम ये देख रहे हैं कि एक मॉनेटरी टाइटनिंग जो अक्रॉस द वर्ल्ड चल रही है उसका साफ तौर पर असर देख रहा है। सेंट्रल बैंक्स जो हैं वो ब्याज दरें लगातार बढ़ा रहे हैं। भारत के पास क्या सबसे बड़ी चुनौती इसमें, अगर ब्याज दरों को बढ़ाने वाला विकल्प खुला हुआ है, लगातार उस पर चर्चा होती है, तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि अपने करेंसी को किस तरह से स्थिर रखा जाए। सबसे बड़ा सवाल, सबसे बड़ा चैलेंज इस समय यही है। तो करेंसी को देखेंगे, दो वजह हैं जिससे कि जो भी प्रेशर आ रहा है रुपये पे। एक तो है जो डॉलर को हो रहा है, और हमने देखा कि फरवरी से शायद लेट्स से 1 वीक बैक हमने देखा कि जैसे ही डॉलर का स्ट्रेंथ ज्यादा हो रहा था इंटरनेशनल मार्केट्स में, सारे करेंसीज को वीकन हो रहे थे। सो दिस इज द एक्सटर्नल फैक्टर जो अभी भी उसका उसका इफेक्ट जो है रुपी डॉलर के वैल्यू पे अभी भी काफी मजबूत है। और दूसरी जो फैक्टर है कि जो हमारा फंडामेंटल्स है, यहाँ पे फंडामेंटल्स जो है हम देख रहे हैं कि काफी वॉलेटाइल बन गए हैं। और जैसे तनिजा जी ने बोला है कि सॉफ्टवेयर रिसीट्स हैव बीन कमिंग डाउन, ट्रेड डेफिसिट तो वाइडन हुआ है, जो भी एफपीआई फ्लोस है वो भी काफी वॉलेटाइल है, कभी कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव। इसी की वजह से हमने देखा है कि जो भी डिप्रिसिएशन इज हैपनिंग इन द रुपी, दोनों वजह से हो रहा है। अगर ये करेक्शन जो होगा, जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल फैक्टर है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है, जैसे कि वो डॉलर इंडेक्स अभी थोड़ा वीकेंड शुरू हुआ है, दैट हैज एक्चुअली लेड टू द रुपी बिकमिंग अ बिट मोर स्टेबल। तो करेंसी पे मेरा ज्यादा कोई फियर नहीं है। लेकिन अगर हम जो ग्रोथ के बारे में बात कर रहे थे, आई थिंक देयर आर टू फंडामेंटल प्रॉब्लम्स जो थे पैंडेमिक से भी पहले। एक की जो कंजम्पशन जो है
दैट हैज नॉट बीन इंक्रीजिंग, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने भी ये आर्ग्यू किया है बजट के प्रेजेंटेशन पे। और दूसरी बात जो है, जो इन्वेस्टमेंट, वहां पे भी हम देख रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट ब्रॉड बेस्ड नहीं है, और खाली 2-3 सेक्टर्स में कॉन्सेंट्रेटेड है। इन दोनों को रिवर्स करना है, तभी तो हम कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं कि जो भी ग्लोबल सीन पे हो रहा है, वी नी नॉट रियली वरी अबाउट इट। क्योंकि जो हमारा डोमेस्टिक इकोनॉमी है, जो मजबूती देता है, लेकिन अगर वो फंडामेंटल्स जो है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट रिकवर नहीं करते हैं, देन आई थिंक वी हैव अ प्रॉब्लम। और जो जो आपने पहली इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आउट हियर इज एम्प्लॉयमेंट। अगर रोजगार बन रहा है, देन आई थिंक द कंट्री विल बी ऑन द राइट पाथ। दैट इज समथिंग व्हिच द गवर्नमेंट इज आल्सो वर्किंग ऑन। बिल्कुल, और ये वो संकेत हैं जिस पर बहुत ही सूक्ष्म जो है वो नज़रिया रखना होगा। और इसी वजह से हम एक तरह की, हम ये नहीं कहेंगे हम बेफिक्र हैं, लेकिन फिर भी हम बाकी दुनिया से कम फिक्रमंद नज़र आ रहे हैं। नरेंद्र जी, जिस तरह से हम करेंसी का जिक्र कर रहे हैं और बार बार ये चर्चा सतह पर आ रही है कि पूरी दुनिया में रूस यूक्रेन युद्ध के एक कह सकते हैं कि उसके प्लेटफॉर्म पे एक करेंसी वॉर छिड़ी हुई है, और वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। क्या नजरिया होगा इस पे आपका? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जो नजरिया पश्चिम के देशों ने और पश्चिम की ताकतों ने लिया था रूस को लेकर के, जो सैंक्शंस लगी थी तेल की, ये माना जा रहा था तेल की कीमतें बेकाबू हो जाएंगी, गैस की कीमतें तो 300% बढ़ जाएंगी और यूरोप के अंदर जो है वो बिल्कुल त्राही त्राही हो जाएगी, ऐसा कहा गया था। लेकिन वो उसमें से बहुत सारी बातें, अभी तक की जो सच्चाई है उसमें वो ऐसा हुआ नहीं है। और यूक्रेन के युद्ध में भी हम देख रहे हैं कि रूस कहीं ना कहीं जो है उसके जो इरादे थे, वो इरादे उसके अब कमजोर पड़ रहे हैं। उनका पहले ये था हम ताकत का प्रयोग करके यूक्रेन को जीत लेंगे, अब उनको समझ में आ रहा है ये संभव नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं रूस जो है वो कूटनीति की दिशा में बढ़ रहा है। भारत और चीन जो बड़े मित्र देश हैं, रूस, दोनों ने रूस को सलाह दी है कि बातचीत का जो सिलसिला जारी उसको चलाइए। बाली में हमने देखा कि हमारे प्रधानमंत्री ने खुल करके ये बात की कि भाई बातचीत होनी चाहिए। तो जब अगर भारत और चीन जैसे देश बोलेंगे तो रूस को सुनना पड़ेगा, क्योंकि वो मित्र, सबसे बड़े मित्र तो यही है। तो इसका संकेत बाजार में जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ है कि पश्चिम की इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी को समझ में आ रहा है कि जो बात हो रही थी कि आणविक युद्ध हो जाएगा, विश्व युद्ध हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अब ये है कि जो नुकसान यूक्रेन से और कोविड से पहुंचा है, कौन सी नीतियां आए इनको ठीक किया जा सके। उसके लिए हम देख रहे हैं अमेरिका में भी, इंग्लैंड में भी, जो वहां के सेंट्रल बैंक है वो कुछ अपनी पॉलिसीज लेके आए हैं, जिसकी वजह से पूंजी जो खासतौर से अमेरिका में जा रही है, जिससे हम देख रहे हैं कि हमारे रुपए वर्सेस डॉलर की उसकी कीमत पर असर आ रहा है। लेकिन हो सकता है ये स्टेबलाइज हो जाए और उसके बाद जो है पूंजी वहां जाना वापस शुरू हो जाए जहां उसको जाना चाहिए, जहां उसको लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म बेटर रिटर्न मिलेंगे अमेरिका के मुकाबले। मुझे ऐसा लगता है कि हम ये आने वाले 3-4 हफ्ते के अंदर स्थिति थोड़ी स्पष्ट होगी। उसमें हमें पता लगेगा यूक्रेन युद्ध कहाँ जा रहा है, जो रूस का रवैया तेल को लेकर के है वो कहाँ जा रहा है, तेल की कीमतें कहाँ जा सकती हैं। मेरा ये मानना है तेल की कीमतें बेकाबू नहीं होंगी। अगर युद्ध बेकाबू नहीं होता तो तेल की कीमतें भी बेकाबू नहीं होंगी। और कहीं ना कहीं अगर रूस के तेल को जो बाजार में अमेरिका आने देता है, सैंक्शंस को नजरअंदाज कर देता है, जो अभी तक ऐसा लग रहा, संकेत पूरे वही है, तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा परेशान होने की बात नहीं होगी। पश्चिम के देश उसको संभालेंगे कहां तक, और उसके बाद हम देखेंगे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो रुपी और जो डॉलर की वैल्यू उसके ऊपर आएगा। लेकिन अहम विषय जो है वो बहुत जरूरी वो ये है भारत को लेकर खासतौर से कि हमारी नीतियां हैं, हमारी नीतियां जो है उस पर काम करना है। लेकिन ये साथ में आवश्यक है, ये सरकार को भी करना चाहिए और लोगों को भी करना चाहिए। हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको नरेंद्र जी मैं आऊंगा कि आखिर हमें किस मामले में हमें क्रिटिकल होने की जरूरत है। हम ऑप्टिमिस्टिक रवैया तो वाक्य पूरा। तो इसलिए जो है मेरा ये मानना है कि पूरी ग्लोबल उसको देखते हुए कि ग्लोबल के क्या हालात हैं और जिस हिसाब से जैसी आशंका थी शायद वैसा ना हो, उसको लेकर के पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, राज्य सरकारें और कुल मिलाकर के सारी जो भारत की जहां जहां भी नीति निर्माण होता है विभिन्न स्तरों पे, उन सबको उसके हिसाब से अपने को रीअलाइन करना चाहिए और रिस्पॉन्ड करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और इस पे हम थोड़ा और क्रिटिकल होकर भी चर्चा करेंगे। ऑप्टिमिस्टिक रवैया तो ठीक है, लेकिन वाकई हमारे सामने जो चुनौतियां आ रही है, हमारी जो तैयारी है वो फिलहाल कितनी है और आगे कितनी होनी चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। मदन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा। जब भी भारत में मंदी की आशंका घिरती है तो एक ऑब्जर्वर के तौर पर ज़रा बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन सा सेक्टर जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और वहाँ जो है वो हमें ख़ास तैयारी की आवश्यकता है?
ना अगर देखेंगे जो कंज्यूमर गुड्स की सेक्टर्स है, आई थिंक दैट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एनी काइंड ऑफ रिवाइवल। और यहीं पे हमारा जो प्रेशर पॉइंट है, जो मैंने पहले कहा है कि कंजम्पशन जो प्रॉब्लम है वो कोविड से पहले भी इट हैड स्टार्टेड। और अगर हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर गुड्स इंडस्ट्रीज, क्योंकि यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज को देखेंगे, वहां पे आई थिंक जो भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जैसे आयरन एंड स्टील में या सीमेंट में, वो तो काफी ट्रैक पे है। लेकिन जो कंज्यूमर गुड्स पे है, दैट इज अ सेक्टर विच इज मोस्ट वल्नरेबल। हमने देखा है कि बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन ज्यादा होने से वो कंजम्पशन को भी इम्पैक्ट किया है। उनका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रेट्स भी कम है। और इसी पे जोर होना चाहिए कि हाउ इज इट दैट वी इम्प्रूव ओवरऑल कंजम्पशन, क्योंकि ये तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जो भी ग्रोथ प्रोसेस का जो भी इंटरलिंकेजेस है बाकी सारे इंडस्ट्रीज में, तो इसी पे फोकस होना चाहिए। और इसके लिए मैं फिर से वही एक सेम पॉइंट आई एम गोइंग टू रीइटरेट दैट वी नीड टू बी क्रिएटिंग मोर जॉब्स। ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जो है, आई थिंक दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट क्रिटिकल फैक्टर फॉर इकोनॉमी, स्पेशली इन दीज ट्रबल टाइम्स। बिल्कुल बिल्कुल, जॉब क्रिएशन पर फोकस करना होगा। नरेंद्र जी, जो चर्चा हम कर रहे हैं उसमें एक बात तो साफ है कि इकॉनमी में हमारे कोई इंटरनल क्राइसिस के संकेत तो नज़र नहीं आ रहे हैं। जो है वो सब कुछ सामने है और शायद यही वजह है कि उन्हें टैकल करना आसान भी है। लेकिन फिर भी आपकी चिंताएं क्या हैं? थोड़ा अगर हम क्रिटिकल नज़रिए से देखें तो आपको क्या लगता है कि यहाँ जो है इस मोर्चे पर भारत की जो तैयारी है वो अधूरी है, या हमें जितना जोर लगाना चाहिए उतना जोर हम नहीं लगा रहे? नहीं, देखिए, हम तो इमर्जिंग इकोनॉमी है। इमर्जिंग इकोनॉमी का मतलब युवा के मतलब वी शुड बी पंचिंग बियॉन्ड आवर वेट। हमारी जितनी क्षमता है उससे ज्यादा हमको करना चाहिए। और मुझे लगता है कि इसके अंदर हमारे पास मौका भी है, और कहीं ना कहीं सरकार को, केंद्र सरकार को संवाद करना होगा जो भारत की बड़ी बड़ी 250 कंपनियां, उनके साथ खास तौर से कि वो अब निवेश वो कर रहे हैं, लेकिन निवेश में मुझे लगता है कि वो थोड़ा जो है वो तंग हाथ से कर रहे हैं, खुल के निवेश नहीं हो रहा है। और तो मुझे लगता है खासतौर से वो कंपनियां जो मेरा एनालिसिस है, मैंने आइडेंटिफाई करी है, करीब 125 कंपनियां, लगभग 127 है, जिनके पास क्षमता है कि वो और निवेश उनको करना चाहिए, लेकिन कुछ बाहर जाके करना चाहती हैं, कुछ को लेकर के कहीं ना कहीं हिचक है या जो कुछ है। तो मुझे लगता है कि ये समय है जबकि सरकार से संवाद होना चाहिए, बैंकों से संवाद होना चाहिए, और उनको आकर के निवेश करना चाहिए और जॉब क्रिएशन करना चाहिए, खासतौर से उन इलाकों में जहां पे बेरोजगारी ज्यादा है, जिसमें खासतौर से उत्तर और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स आते हैं। आप कहेंगे ये उनका काम नहीं है, ये सरकार का काम है। मुझे लगता है सबकी जिम्मेदारी तो बनती है, उन राज्यों को इंसेंटिव देने चाहिए जिससे वो वहां पे जाएं। और दूसरा जो बहुत बड़ा ये है कि जो जॉब क्रिएशन होता है भारत जैसे देश में, वो सबसे ज्यादा जो है एसएमईज में होता है। बड़ी कंपनियों के साथ साथ जो एसएमईज हैं वो बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन करती हैं, और उसके लिए जो बड़ी भूमिका होती है वो राज्य सरकारों की होती है, और वो होती है कि उनकी क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस क्या है, उनका फोकस कितना है। कई राज्य सरकारें तो अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कई राज्य सरकारें, मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा पुश की आवश्यकता है, या आवश्यक है कि वो इस हिसाब से अपनी स्कीम के वो लेके आए और प्राइवेट सेक्टर को भी अपने यहाँ अट्रैक्ट करें, जिससे कि वहां पे जॉब क्रिएशन भी हो और जॉब के साथ साथ जो है जो पूंजी है वो उनकी दिशा में जाना शुरू हो। तमाम हमारे बड़े बड़े राज्य हैं जहां देश की लगभग 40% जनता रहती है। अगर आप देखें जब 40% जनता है, वहां पे जॉब क्रिएशन इसलिए नहीं हो रहा है कि जो पूंजी जितनी जानी चाहिए, नए उद्योग जितने आने चाहिए, नहीं आ रहे हैं। सड़कें अच्छी बन गई हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, बिजली वगैरह पहुंचना शुरू हो गई है, लेकिन उद्योग नहीं पहुंच रहे हैं। भाई अगर बिजली और सड़क पहुंचाइए, इसका मतलब वो उद्योगों को जाना पड़ेगा। अब ये काम खाली केंद्र सरकार तो कर नहीं सकती, राज्य सरकारों को ज्यादा करना होता है, क्योंकि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है। तो मुझे लगता है ये बात है जिसपे हमको बहस से कोई जो है परेशानी नहीं होनी, हमको बहस करनी होगी कि बड़ी कंपनियों को और निवेश करें, वो अपनी पूंजी को रोक के बैठे हैं, अपने प्लान को थोड़ा जो है वो हिचक रहे हैं, वो खत्म होना चाहिए। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार है, जहां पे कि जिनको जितना करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं अट्रैक्ट करने के लिए, वो करना होगा। और तीसरा जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बात होती है कि भाई हमको स्टार्टअप, ये और स्टार्टअप, वो बड़ी अच्छी बात है, कुछ स्टार्टअप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे को स्टार्टअप को रीडिफाइन करना पड़ेगा, जहां जहां बिल्कुल, जॉब क्रिएट हो सके। एक स्क्रूटनी जरूरी है, आपको बोल रहा हूँ, एक बिल्कुल बिल्कुल एक आखिरी लाइन में बोल रहा हूँ, पूरे भारत में देखिए, हमारे यहाँ हमारे यहाँ 200 ऐसे शहर हैं जो इसलिए जाने जाते हैं, वो खास तरह की चीजें बनाते हैं, जैसे अलीगढ़ में ताले बनते हैं, फिरोजाबाद के में ग्लास का काम होता है। अभी तक मुझे समझ में नहीं आता, वो जब वहां आप जाइए तो वो कहते हैं हमारे पास पूंजी नहीं है, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है।
तो हम किस चीज का इंतजार करें? 200 ऐसे केंद्र है भारत में, अगर वो अपने में ही इतने बड़े लोकोमोटिव बन सकते हैं अर्थव्यवस्था को कहीं से कहीं ले जाए, क्यों नहीं हम वाकई। ऐसा कर रहे? बिल्कुल बिल्कुल, संभावनाएं देखनी होगी जहां संभावनाएं मौजूद हैं, और एक कहते हैं रिसर्च बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से ये चर्चा का मकसद यही था कि उन चीज़ों को हम थोड़ा सतह पर लाएं जिनके बारे में चर्चा आजकल नहीं हो रही। तो इस चर्चा के जरिए एक बात साफ तौर पर समझ में आई कि ग्लोबल मंदी की आशंका तो है, लेकिन भारत का इस पर बहुत ज़्यादा असर नहीं है। घबराने की आवश्यकता नहीं है। चिंताएं हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन उनसे भी भारत की जो तैयारी है वो काफ़ी माकूल है। लेकिन हम चूंकि इमर्जिंग इकोनॉमी है तो हमको और ज़्यादा तैयारी करनी होगी और ज़्यादा बेहतर तरीके से दौड़ना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे मदन जी। इसके साथ ही नरेंद्र सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही शानदार विश्लेषण आप दोनों की तरफ से इस पूरी चर्चा में। फिलहाल ईटी नाव स्वदेश के इस खास चर्चा में इतना ही। दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाव स्वदेश। नमस्कार।